उत्तरकाशी में धार्मिक संगठनों द्वारा बुलाई गई महापंचायत पे रोक लगाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से सरकार सख्ती से निपटे और कानून व्यवस्था खराब करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करे। हाईकोर्ट ने पुरोला महापंचायत मामले पर सुनवाई करते हुए फिलहाल महापंचायत को लेकर टीवी डिबेट और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। यानी इस मामले पर अब ना ही कोई न्यूज चैनल टीवी डिबेट करेगा और ना ही इस मामले को सोशल मीडिया के जरिए उछाला जाएगा। कोर्ट की बात ना मानने पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद की तारीख तय की है। कोर्ट ने काउंटर मांग लिया है, 3 हफ्ते के अंदर हमें जवाब लगाना है उसमें। और पुरोला मामले में कोर्ट ने ये कहा है कि इस तरह के जो है एलिमेंट से जो है एडमिनिस्ट्रेशन सख्ती से निपटे और उनके खिलाफ कार्रवाई करे जो कानून के अंदर कार्रवाई की जा सकती है। और ये भी कोर्ट ने कहा कि किसी तरह की जो है टीवी डिबेट्स वगैरह में या सोशल डिबेट्स में जो है कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा और उसकी कॉग्निजेंस नहीं लेगा। नारों के लिए भी नारे हाँ, नारे वगैरह कुछ नहीं लगेंगे। इस तरह के जो है सब कोर्ट ने सब इसको बाहर कर दिया। और पुरोला मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता से फिर अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई कानून को अपने हाथ में ना ले, माहौल बिगाड़ने वालों पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। कानून अपना काम कर रहा है, अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और उसमें कोई कोताही किसी के खिलाफ भी नहीं बरती जाएगी, चाहे कोई किसी भी समुदाय का हो। कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देता है। हम अगर कहीं पर कोई मामला आ रहा है तो जांच कर रहे हैं, जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए जो कानून रास्ता बता रहा है उस रास्ते पर सबको चलना है। MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड में एक सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। झूठ की बुनियाद पर मुसलमानों को उनकी जान और माल से महरूम करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। बीजेपी और संघ परिवार के लोग इस षड्यंत्र में पूरी तरह शामिल हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि सबका साथ सबका विकास की लफबाजी एक तरह और प्रधानमंत्री की चुप्पी दूसरी तरफ। RSS के भागवत का कहना है कि मुसलमान दुनिया में सबसे सुरक्षित भारत में है। भागवत को उत्तरकाशी जाकर ये बात कहनी चाहिए। और सच तो यही है कि भारत का मुसलमान हिंसक हिंदूवादियों के आतंक से अकेले जूझ रहा है। ये ट्वीट में जिक्र किया असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से इस बात का। और उत्तरकाशी के पुरोला में प्रस्तावित महापंचायत बुधवार को स्थगित कर दी गई थी, लेकिन कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने पाए। इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल बाजारों में तैनात रहा और लगातार पुलिस के वाहन निरीक्षण करते रहे। स्थानीय लोग अब धारा 144 के विरोध में दिख रहे हैं। हमारा महापंचायत का कोई विरोध नहीं है, हम तो महापंचायत के समर्थन में थे। लेकिन जो तो उत्तरकाशी के पुरोला में प्रस्तावित महापंचायत आज स्थगित हो गई है, लेकिन व्यापार मंडल ने निर्णय लेते हुए प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए बाजार बंद करने का निर्णय लिया और यहां बाजार बंद है। पुरोला के साथ ही यमुना घाटी के अलग अलग स्थानों पर बंद किया गया है। पुरोला व्यापार मंडल के अध्यक्ष के मुताबिक प्रशासन स्थानीय लोगों को दबाने का काम कर रहा है और इसके विरोध स्वरूप बाजार बंद किए गए हैं और ये कब तक बंद रहेंगे ये अभी तय नहीं किया गया। हमारा महापंचायत का कोई विरोध नहीं है, हम तो महापंचायत के समर्थन में थे। लेकिन जो प्रशासन ने 144 धारा लगाई है वो क्षेत्र के जनता के अनुरूप है। क्षेत्र की जनता नाराज़गी कर रही है और हम ये जितने भी व्यापार मंडल है वो क्षेत्र है और क्षेत्र के साथ व्यापार मंडल रहेगा। इसलिए हमें 144 धारा का जो है वो विरोध करते हैं कि इस प्रकार की जो है शांतवादियों में जो है 144 धारा न लगाई जाए। इससे जो है हमारी क्षेत्र की जनता जो है अपने को जो है कमज़ोर महसूस कर रही है कि प्रशासन हमको दबा रहा है और इस धारा का जो है हम पूरे जोर से विरोध करते हैं। हमारे जो जिलाध्यक्ष कबूल चंद पवार जी है उनका ऐलान भी है कि पूरी यमुना घाटी जो है हमारी 22 इकाइयाँ बंद रहेगी। ये तो हमारे जिलाध्यक्ष वो करेंगे कि वह आगे बंद रहेगा या नहीं रहेगा। हमारे साथ जो है प्रशासन का क्या बर्ताव है, हमारे बातों पे खरी उतरती है या नहीं।
उत्तरकाशी के पुरोला में धारा 144 लागू होने के बावजूद पुरोला के स्टेडियम मैदान में हिंदुवादी संगठन से जुड़े नेता और कार्यकर्ता पहुंच गए हैं और गीत गा के नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। हिंदुवादी संगठन बजरंग दल ने जमकर नारेबाजी करते हुए धारा 144 लागू किए जाने का विरोध किया। पुरोला में आज प्रस्तावित महाबंद के मद्देनजर जो महापंचायत होनी थी, हालांकि वो बात कुछ स्थगित हो गई, धारा 144 क्योंकि लागू हो गई थी। कुछ संगठन पहुंचे हैं पुरोला के स्टेडियम में। विकास वर्मा जी, विकास जी, आज आप लोग आए हैं, धारा 144 लागू है, क्या आप लोग मांग कर रहे हैं प्रशासन से और क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासन की दमनकारी जो नीति आज चल रही है यहाँ पर, इस प्रकार का माहौल है जैसे इमरजेंसी लगा दी गई हो। पुरोला के आम जनमानस के ऊपर एक बहुसंख्यक समाज को दबाने कुचलने के लिए पूरा शासन प्रशासन सत्ता सब लगे हुए हैं, चारों तरफ से दबा रहे हैं। बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगा दी गई। अरे कहाँ थी ये बैरिकेडिंग, कहाँ थे नाके, जब लव जिहादी मासूम 16, 17, 18 साल की बच्चियों को बहला फुसलाकर उन्हें ले जा रहे थे अपने चंगुल में फंसाने के लिए, उन्हें देह व्यापार में लिप्त करने के लिए, मानव तस्करी के लिए उनको ले जाया जा रहा था। तब वह बैरिकेडिंग कहाँ थे, तब वह प्रशासन कहाँ सोया था? आज जब पुरोला के नागरिक एकत्र हुए अपनी बहू बेटियों को बचाने के लिए, कई बार उन्होंने गुहारें भी लगाई हैं, लेकिन प्रशासन मौन, पूरी तरह से मौन। तो आज उसके लिए क्या करेगा समाज? और आज पूरे समाज को दबाया गया, कुचला गया। आप देख सकते हैं, आपने दिखाया भी होगा किस प्रकार से चारों तरफ नाके लगाकर यहाँ के लोगों को दबाया जा रहा है। सुबह से अनाउंसमेंट हो रही है कि धारा 144 लगा दी गई। क्यों कर धारा 144 लगाई गई भाई, क्यों कर, क्यों? बाजार भी बंद है, लोगों का कहना है कि वो पंचायत में साथ तो नहीं है, परंतु बाजार बंद है क्योंकि धारा 144 हटाई जाए। अरे साहब, क्या पंचायत, क्या महापंचायत? हिंदू समाज का एकत्र होना तो लोगों के लिए एक भय का कारण क्यों बन रहा है भाई? अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए समाज इकट्ठा हो रहा है और उसने मदद की गुहार विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से लगाई। वह उतरा, चाहे हम नदी नालों के रास्ते आए, लेकिन यहाँ पहुंचे क्योंकि हमें अपने समाज से प्यार है। जो बहन बेटी है लगातार कुचली जा रही हैं, बर्बरता के साथ उनके बलात्कार और उनकी हत्या हो रही है, वो हमारी बहन बेटी हैं, उनके लिए हम लड़े हैं। आज किसी की जा रही है, कल हमारी भी जाएगी। वो ऐसा ना हो उसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन, शासन, सत्तासीन क्यों ये प्रयास नहीं कर रहे भाई? आगे क्या स्टैंड है आप लोगों का? स्टैंड आप देख रहे हैं, सकल विश्व की मजबूरी है, लाचारी है। एक मजहब के कारण पूरी दुनिया पर विपदा भारी है। जान चुके हैं हम हिंदू, अब संघर्ष जरूरी है। जब तक अंतिम जिहादी है तब तक यह प्रयास जारी है। तो आप विकास वर्मा हैं जो कि बजरंग दल के बड़े नेता हैं और देहरादून से यहाँ पहुंचे हैं, जबकि धारा 144 पुरोला उत्तरकाशी जिले में लगाई जा चुकी है। आरोप यही है कि प्रशासन बैरिकेड लगाकर इन लोगों को क्यों रोक रहा है और पंचायत यदि कोई समाज एकत्रित होना चाहता है तो उसमें आपत्ति क्या है? पुरोला में महापंचायत को स्थगित करने से नाराज व्यापारियों ने बड़कोट और नौगांव में सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही व्यापार मंडल और हिंदू संगठन के लोग पुरोला के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें राजगढ़ी बैरियर पर यह कहकर रोक दिया कि महापंचायत रद्द कर दी गई है और पुरोला में धारा 144 लगा दी गई है, इसलिए भीड़ को पुरोला नहीं जाने दिया जाएगा। और हिंदू संगठनों के कई लोग गिरफ्तार कर लिए गए, हालांकि पुलिस ने उन्हें रिहा भी कर दिया। अब हिंदू संगठनों ने 25 जून को महापंचायत करने की घोषणा की है। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि चारधाम यात्रा के बीच इस तरह की घटनाएं चिंताजनक हैं। पुरोला घटना में बिजनौर के रहने वाले जितेंद्र सैनी और उबेर खान 2 आरोपी हैं। सुनियोजित साजिश के तहत महापंचायत की बात की गई। करण माहरा ने यह कहा, उन्होंने पलायन किया, उसमें बीजेपी के लोग ज्यादा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीजेपी सरकार में हेट स्पीच के मामले बड़े हैं और कार्रवाई नहीं हुई। तो लैंड जिहाद, लव जिहाद मामलों को बढ़ाकर दूसरे मामलों से ध्यान हटाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, इस तरह के आरोप लगाए गए। मेरा संकेत इसलिए है क्योंकि पार्टी के विधायक दुर्गेश लाल धारा 144 लागू होने के बाद भी कहते इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम महापंचायत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग पलायन कर रहे हैं ताकि मामला बड़ा दिखाई दे।
मुझे लगता है प्री प्लान है, क्योंकि वहाँ के जिन नागरिकों से मेरी बात हो रही है वो कह रहे हैं हमारे यहाँ जितना ये मीडिया में दिखाई दे रहा है या जितना इसका प्रचार हुआ है इतना वहाँ क्षेत्र में नहीं है। छोटी मोटी छुटमुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन एक माहौल क्रिएट यहाँ तो किया ही किया, राज्य स्तर पर भी हो गया था, कोई बात नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर हो गया, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चले गया। मेरा संकेत इस और बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत मसूरी विधानसभा में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की, तो वहीं स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और बीजेपी के बड़े नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के इन 9 साल में देश ने नए आयाम स्थापित किए हैं। गरीबों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर घर में रसोई गैस मुफ्त दी गई। स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत शौचालय देने का काम इन 9 वर्षों में हुआ। इतना ही नहीं, आयुष्मान योजना के तहत अब देश और प्रदेश के लोगों को मुफ्त में इलाज देने का काम भी इन्हीं 9 वर्षों में मोदी सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ है। लाभार्थियों की इतनी बड़ी संख्या हमारे पार्टी के द्वारा जो लाभार्थी सम्मेलन किए जा रहे हैं उसमें आने का अर्थ सीधे सीधे यह है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी कि हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। देश का गरीब समाज के अंतिम छोर में रहने वाला व्यक्ति किसी न किसी योजना से लाभान्वित हुआ है। वैसे तो देश का हर व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में सीधे सीधे लाभार्थी है। वो कोई टेलीफोन सेवाओं के क्षेत्र में, कोई सड़क के क्षेत्र में, कोई हवाई सेवाओं के क्षेत्र में, या कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन के क्षेत्र में हो, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो लाभार्थी ना हो। लेकिन जो लाभार्थी सम्मेलन है वो इस बात का प्रमाण है कि तेज़ी से देश के अंदर लोगों को सहायता पहुंचाने का काम, उनकी मदद का काम और जो उनको आवश्यकताएं थी उन सभी को देने का काम इन 9 वर्षों में अभूतपूर्व रूप से हुआ है। जो आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। जहां पहले अन्य देशों से हम खाद्यान्न का आयात करते थे, आज 70 से अधिक देशों को खाद्यान्न निर्यात करने का काम हम कर रहे हैं। आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ देने का काम मोदी सरकार ने किया है। आज उज्ज्वला योजना के माध्यम से 11 करोड़ लोगों को गैस देने का काम इस सरकार ने किया है। आज 5 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास देने का काम इस सरकार ने किया है। प्रत्येक योजना के केंद्र सरकार के लाभार्थी यहाँ पर उपस्थित थे, राज्य सरकार के उपस्थित थे। और जो सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूँ कि देश के अंदर 140 करोड़ लोगों को 220 करोड़ वैक्सीन डोज लग चुकी, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस भारतवर्ष के अंदर जो आज मोदी सरकार का लाभार्थी ना हो। तो जो भी व्यक्ति आए उन्होंने भरपूर समर्थन मोदी जी का किया और ये आह्वान और ये आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया कि मसूरी विधानसभा से पिछली बार 21,000 मतों से हमारी सांसद के चुनाव में जीत मिली थी, इस बार उसे दुगना कर न्यूनतम 42,000 वोटों से माननीय मोदी जी को टीका लगाकर यहाँ से भेजेंगे। यहाँ पे जो हमारी ये उत्तराखंड सरकार है, यहाँ पे जो धरातल पे योजनाएं आ रखी हैं उनका लाभ लगभग सबको 90% पहुँच चुका है। जैसे घसारी योजना है और जैसे उज्ज्वला योजना है, गौरा धन योजना है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, घर घर जल और घर घर नल का है। तो सारी योजनाओं का लाभ लगभग 90% हमारे उत्तराखंड वासियों को मिल चुका है और आगे भी मिलने की पूरी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ जो नकल कानून आया है उससे हमारे युवाओं में जो जोश और उमंग है उनकी खुशियाँ हम बयां नहीं कर सकते हैं। और अभी आने वाला जो कानून है, भू कानून, उसका भी हम समर्थन करेंगे। तो केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पे बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में कुमाऊं की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में पार्टी के मोर्चे को संयुक्त सम्मेलन आयोजित हुआ और इस सम्मेलन को अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से सांसद और अजय टमटा ने संबोधित किया। इस मौके पे सांसद ने कहा कि मोदी सरकार ने कश्मीर से 370 जैसी धाराएं समाप्त की, ऐतिहासिक निर्णय लेकर यह साबित कर दिया कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। राम मंदिर का निर्माण जनवरी 2024 तक पूरा हो जाएगा। हमारी पार्टी की विचारधारा में देश प्रथम है और वहीं अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना भी सरकार की प्राथमिकता है। अभियान है, इसमें सभी लाभार्थियों से मिलना, प्रेस करना और हमारे जो नए मतदाता हैं उनका सम्मेलन करना और हमारे जो मोर्चे हैं, महिला मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, किसान मोर्चा, उनके भी संयुक्त सम्मेलन करना। एक बड़ी सभा भी एक लोकसभा के अंदर होगी, छोटी गैदरिंग्स भी होंगी
तो ये एक प्रकार का कि सबके साथ अपना संपर्क स्थापित हो। सभी लोग जो हमारे विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, और उसके अलावा भी जो बाकी हमारे प्रधानमंत्री जी के जो ऐतिहासिक काम हुए, जो आज़ादी के बाद 60 साल तक जिनके लिए कांग्रेस ने खाली नारे दिए, उनको कभी पूरा नहीं किया, उनके आधार पर गरीबों के वोट लेते रहे और अपने सत्तासीन कांग्रेस लगातार गरीबों के आधार पर रही और उसका लाभ कभी उनको दिया नहीं। उत्तराखंड में इंसानों और वन्य जीवों के बीच संघर्ष में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में मानव वन्य जीव संघर्ष पर लगाम लगाने की मांग को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रमुख वन सचिव को हाथी, गुलदार, भालू समेत अन्य जंगली जानवरों के हमलों के लिए अलग अलग एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हर जिले में एक्सपर्ट की कमेटी बनाने को कहा है। सचिव वन आर के सुधांशु साहब को तलब किया, जवाब तलब किया उनसे और उनको व्यक्तिगत रूप से पेशी के लिए बुलाया। मानव वन्यजीव संघर्ष के विभिन्न आयामों पर एक बहस हुई है, जहां पर याचिकाकर्ता की ओर से हमने माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराया है कि कैसे इन्होंने भालू, गुलदार, हाथी, जो कि तीनों बिल्कुल अलग प्रजाति के एनिमल्स हैं, इनको उन्होंने एक ही एसओपी बनाई हुई है। एक तो इनको ये दिशा निर्देश आज जारी हुए हैं कि हर स्पीशीज़ के हिसाब से ये काम करें। दूसरा, इनको ये दिशा निर्देश जारी हुए हैं कि पहाड़ों में जो है उत्तराखंड के 10 जिले ऐसे हैं जो आर के सुधांशु साहब के एफिडेविट के अनुसार ही, जहां पर वेटरनरी डॉक्टर वन विभाग के पास रेडिली पोस्टिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। तो एक बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि 8 डॉक्टर 3 जिलों में केंद्रित हैं। उनकी ओर से यह तर्क दिया गया कि इन डॉक्टरों को जब ज़रूरत पड़ती है तब बुलाया जा सकता है, लेकिन हमारी ओर से क्विक रिस्पांस टीम की उन मापदंडों का जिक्र किया गया जहां पर इनको इमरजेंसी टीम में शामिल किया जाना अनिवार्य है। तो आप समझिए कि पिथौरागढ़ में अगर धारचूला में किसी को और चारधाम यात्रा के दौरान यात्रा व्यवस्थाओं का समय समय पर जायजा लेने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा प्रदेश के कई मंत्री भी क्षेत्र का दौरा कर वहां की स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। और इसी के तहत प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पिछले दिनों केदारनाथ ट्रैक का दौरा किया और वहां पर तीर्थ यात्रियों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों के साथ बैठक भी की और उनको कई दिशा निर्देश दिए। जो लोग घर के कमरे के अंदर बैठ के 10,000 घोड़े चल रहे हैं, 10,000 घोड़ों में अगर कोई एक वीडियो सामने आ रही है तो 9,999 की नहीं आ रही। क्वेश्चन ये है कि कहीं ना कहीं क्रूरता कोई लोग कर रहे हैं, उनके ऊपर हम एफआईआर कर रहे हैं। घर पे बैठ के और एक ट्वीट कर देना और एक फेसबुक पे फोटो डाल देना बहुत आसान काम है। मेरा सभी लोगों से निवेदन है जो जिनको पशुओं से प्रेम है, जो पशुओं के बारे में चिंता करते हैं, कि आप लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। सरकार कोई मना थोड़ी ना कर रही है। आप भी आइए, केदारनाथ ट्रैक पे आइए, यमुनोत्री ट्रैक पे आइए और वहाँ पर जो घोड़े खच्चर चल रहे हैं उनकी मदद करने में सरकार की मदद करें। हमारी तरफ से पूर्ण कोशिश कर रहे हैं कि हम जितनी क्रूरता कम हो सकती हो, जितनी सुविधाएं दे सकते हैं हम दें। और उत्तराखंड के आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आवास विकास परिषद की तरफ से पीएम आवास योजना के तहत कनकपुर, काशीपुर में निर्माणाधीन परियोजना के लाभार्थियों को आवास आवंटित किए। विधानसभा में ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम में प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार की मदद से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कुल 21 परियोजनाओं पर काम हो रहा है। इसके तहत कुल 17,304 किफायती आवास बनाए जा रहे हैं। इसमें से 464 आवास पहले आवंटित किए जा चुके हैं, जबकि कनकपुर, काशीपुर परियोजना में 794 लाभार्थियों को ऑनलाइन आवंटन किया गया है। इस परियोजना में मात्र 6 लाख की लागत में घर तैयार किया जा रहा है, जिसमें से लाभार्थी को 3.5 लाख रुपए चुकाने हैं। मैं निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कर रहा हूँ। उनको बहुत ही साधुवाद दे रहा हूँ उत्तराखंड की धरती से, कि जिनके एक बहुत ही महत्वाकांक्षी जिनकी एक परियोजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना, और ये शहरी क्षेत्र की है, जिसमें हमें उत्तराखंड को 21 परियोजनाएं स्वीकृत हुई थी। और आपको जानकारी होगी बहुत पहले की योजनाएं हैं जो पिछले दिनों किन्हीं कारणों से प्रारंभ नहीं हुई थी, लेकिन हमारी धामी सरकार के द्वारा इस दौरान इन सब जितने भी परियोजनाओं पे काम किया गया, 21 परियोजनाएं हैं जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाना क्षेत्र में दो दोस्तों ने मिलकर तीसरे दोस्त की हत्या कर दी और शव को दफना दिया। आरोपी दोस्त की निशानदेही पे शव को गड्ढे से निकाल के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दिनेशपुर थाना पुलिस को प्रेम के परिजनों द्वारा 7 जून को तहरीर सौंपकर उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
परिजनों ने बताया था कि प्रेम 5 जून की शाम से गायब चल रहा है, जिसके बाद दिनेशपुर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो टीम को अहम सुराघात लगे, जिसके बाद टीम द्वारा गदरपुर थाना क्षेत्र निवासी जंग बहादुर को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की गई तो सारा खुलासा हो गया। में 5 तारीख को दर्ज थी, जिसके आधार पर काफ़ी खोजबीन की जा रही थी। तो आज जो है ये जंग बहादुर जो सूरजपुर का रहने वाला है, ये गदरपुर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इससे गहन पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये बताया गया कि हम 5 तारीख की शाम को केला खेड़ा गए थे 3 दोस्त, और जब वहाँ इन्होंने शराब आदि पी, आपस में इनका झगड़ा हुआ, वहीं पर इसने जो है जंग बहादुर ने जो है इसको प्रेम को जान से मार दिया। फिर जो है ये मोटरसाइकिल में बैठ करके आए, मोटरसाइकिल में बैठ करके ये जंग बहादुर का घर है, इसी के बाहर इसके द्वारा ये गड्ढा बनाया गया और गड्ढे में बॉडी को डाल दिया गया। हत्या की वजह क्या बता रहे हैं? हत्या की आपस में झगड़ा हुआ इनका, खाए पिए थे ये। दिनेशपुर पुलिस और गदरपुर पुलिस का संयुक्त प्रयास कहा जाए? हाँ, संयुक्त कहा जाएगा, क्योंकि ये दिनेशपुर में इसकी गुमशुदगी लिखी हुई थी। दिनेश के द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ से एक युवक जो है गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस द्वारा जांच में उनको संदिग्ध मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। उससे उनके द्वारा पूछताछ की गई कि उनके द्वारा जो मुलजिम हत्या करने के बाद उसको गड्ढे में यहाँ दबा गया है, और पुलिस की सूचना पर हम मौके पर आए हैं और पुलिस की द्वारा इसमें। हरिद्वार में एक के बाद एक लूट की वारदात कर पुलिस की नाक में दम कर देने वाले गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देर रात भगवानपुर क्षेत्र में पुलिस को बदमाशों के होने की जानकारी मिली, जिसके बाद धरपकड़ के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और कई दिन से इनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही थी। 2 आरोपी फरार हो गए, उनकी तलाश की जा रही है। 2 पुलिस के हत्थे लगे। एक व्यापारी परिवार के अंदर 3-4 बदमाश घुसे थे। एक बाहर था, जो बाद में पता चला उनके द्वारा लूटपाट का एक अटेम्प्ट किया गया था। ये समस्त दोनों घटनाएं पूरे शहर के लिए, हरिद्वार शहर के लिए बड़ी सनसनीखेज भी थी, और ये पूरा इसमें था कि जिस तरह से गैंग सक्रिय था, चूँकि जो भी देखा गया पूछताछ में जो पकड़े गए हैं उनके लंबे आपराधिक इतिहास हैं लूट के और अन्य वारदातों के। इसको लो, और कल देर रात्रि जब उनको एक घर में आइडेंटिफाई किया गया था और पुलिस की जब ये हलचल देखी तो उसके द्वारा 2 जो वहाँ बदमाश थे, जिसमें नाम है अंकुर और उपकार, ये निकल के वहाँ के आम के बगीचे वहाँ पे पहुँचे। जब वहाँ पहले से पूर्व से घेराबंदी थी, एक उसमें जो ललकारने के बाद क्रॉस फायरिंग हुई थी, जिसमें अंकुर और उपकार को गोली लगी, जिसको तत्काल वहाँ से रुड़की अस्पताल शिफ्ट किया गया। एक व्यापारी परिवार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।